अरे नेहा कहाँ रह गई? आज नाश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा? तुम औरतों से घर के काम नहीं होते क्या? हाँ जी बस हो गया, आपका ही नाश्ता लगा रही हूँ। अरे घर में काम ही क्या होता है? घर के 4 बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, वो भी तुम औरतों से सही से नहीं होता। अपने पति और ससुर की ऐसी बातें सुनकर नेहा को बहुत दुख होता है और वो उदास होकर 7 महीने की प्रेगनेंसी में भी अपनी सास और जेठानी के साथ घर के मर्दों को खाना परोसती है। तो वहीं दूसरी ओर गरीब कविता, जो कि अपने परिवार में एक खुशहाल जीवन जी रही थी, जब वो अपने पति के लिए खाना लगाने के लिए बैठती है। अरे कविता, आज फिर से तुमने खाना बनाया? मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम आराम करो। भाभी, आप अपनी सास और देवरानी को कुछ समझाती क्यों नहीं है? मैं क्या समझाऊं देवर जी, मैं कुछ भी बोलती हूँ तो देवरानी जी बस एक ही बात कहती हैं कि आप 14 घंटे की मजदूरी करते हैं और घर का भी काम करें, वो उसे अच्छा नहीं लगता। हाँ जी, आप थक जाते हो सारा दिन। मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी फिक्र करो। तुम गर्भवती हो, हटो, आज खाना घर के मर्द लगाएंगे और घर की औरतें बैठकर आराम से खाएंगी। इस तरह विवेक अपने बड़े भाई और पिता के साथ मिलकर घर की औरतों को बिठाकर खाना खिलाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब गली में सब्जी वाला आता है तो नेहा अपनी जेठानी निशा और सास शांति के साथ सब्जी ले रही होती है। तभी वहां सब्जी लेने के लिए विवेक और सुरेश आते हैं और ये देख विनोद और रवि गरीब परिवार को ताने देने लगते हैं। अरे ये लो जी, अब घर की औरतें घर में बैठी रहती हैं और घर के मर्द जाकर सब्जियां ले रहे हैं। बताओ जरा, क्या कलयुग आ गया है? तो क्या हो गया भाई साहब, घर की औरतें भी तो हर समय घर के कामों में लगी रहती हैं। अगर हम मर्द घर की औरतों के साथ काम में थोड़ी मदद कर देते हैं तो इसमें खराबी ही क्या है? अरे भाई साहब, अगर घर की औरतें घर के काम करें और मर्द बाहर के काम करें तो ही अच्छा लगता है। सुरेश और विवेक विनोद के किसी बात के जवाब नहीं देते और सब्जी लेकर अपने घर में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब आशा नौकरी पर जा रही होती है तो शांति और नेहा आशा को रोकते हुए उससे कहती हैं, बहन ड्यूटी पर जा रही हो तो आते हुए मेरी बहू की दवाइयाँ और कुछ कॉस्मेटिक का सामान ले आना। दरअसल आज हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं और तुम तो जानती हो हमारे घर के मर्द हम औरतों का कोई सामान नहीं लाना चाहते हैं। हाँ मैं जानती हूँ, तुम भले ही अमीर हो पर तुम्हारे घर की औरतें अपने घर के मर्दों से बड़ा दुखी हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे घर के मर्दों की जल्द से जल्द आँख खुल जाए और उन्हें नजर आए कि अब लड़का लड़की एक समान है। लड़कियां घर और बाहर दोनों संभाल सकती हैं, पर मैं तो शाम को ही आऊंगी, तो तुम अमन को पैसे दे दो, वो आज घर में ही है। आंटी जी आप जाइए, मैं भैया से कह दूंगी। सच में आपका परिवार बहुत अच्छा है। घर में मेहमान आने की वजह से और प्रेग्नेंट होने की वजह से नेहा अपना सामान अमन से मंगवाती है और एक रात। विवेक बेटा देखना, बहू को कितनी उल्टियां हो रही है, मुझे तो घबराहट हो रही है। खाना भी अब तक नहीं बना, बड़ी बहू भी बाहर गई है। माँ तुम फिक्र क्यों कर रही हो? तुम कविता का ख्याल रखो, खाना हम घर के मर्द बना लेंगे। इतना बोलकर अमन अपने भाई और पिता के साथ बैठकर खाना बनाने लगता है। तो वहीं जब नेहा की तबीयत खराब होती है तो शांति उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और घर में निकिता अकेली पड़ जाती है। अरे घर में 3 औरतें हैं पर फिर भी अब तक पूरा घर फैला हुआ है। हम ऑफिस से थके आ रहे हैं और कोई एक गिलास पानी पूछने तक को नहीं है। पवन जी घर में मैं अकेली हूँ, अचानक से नेहा की तबीयत खराब हो गई है। माँ जी उसे अस्पताल लेकर गई हैं। देवरानी जी की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, उनका ऑपरेशन होना है। मुझे भी उनके लिए दलिया खिचड़ी और माँ जी का खाना बनाकर हॉस्पिटल जाना है। क्या नेहा की तबीयत ज्यादा खराब है? भाभी फिर मैं भी आपके साथ चलता हूँ, वहां मेरी जरूरत होगी। रवि लगता है सामने वाले गरीब परिवार के मर्दों को देखकर तो भी अपनी मर्दानगी भूल गया है। तेरी इकलौती बीवी नहीं है जिसकी डिलीवरी हो रही है। पर देवर जी मेरे साथ चल लेते तो अच्छा रहता, मैं तो ज्यादा बाहर जाती भी नहीं हूँ। निशा के कहने पर घर के मर्द मान जाते हैं और रवि अपनी भाभी के साथ हॉस्पिटल चला जाता है। तो वहीं दूसरी ओर आज ही के दिन कविता की भी डिलीवरी होती है और विवेक अपनी बेबी को खुद ही अस्पताल ले जाने लगता है। बेटा मैं भी तेरे साथ हॉस्पिटल चलती हूँ, तू वहाँ अकेला क्या करेगा? माँ आप फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। आप भाभी के साथ बर्तन कपड़े लेकर आना, मैं आपको फोन कर दूंगा। इस तरह एक ही दिन कविता और नेहा की डिलीवरी होती है, जहां गरीब कविता की सरकारी अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी होती है और पूरा परिवार उसके साथ होता है और उस ससुर उसके लिए अपने हाथों से खाना और कपड़े लेकर आते हैं। तो वहीं अस्पताल में रवि को डॉक्टर से डांट पड़ रही होती है। अरे कैसे गैर जिम्मेदार पिता हैं आप? आपकी बीवी का ऑपरेशन हुआ है और आप खाली हाथ आ गए और घर की औरतों को घर भेज रहे हैं सामान लाने के लिए। अरे थोड़ा काम तो आप भी कर सकते हैं ना। घर के काम कर लेने से आपकी मर्दानगी घट नहीं जाएगी।
डॉक्टर की डांट सुनकर रवि का सिर शर्म से झुक जाता है और वो आसपास के बेड पर देखता है जहां सभी औरतों के पति अपनी बीवी के लिए खाना लेकर आते हैं और उन्हें अपने हाथों से खाना खिला रहे होते हैं। तो वहीं कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों का डायपर चेंज कर रहे होते हैं। उसे ये सब देखकर बहुत शर्म आती है खुद पर, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। वो घर जाकर इस बारे में सोचता है। पूरी रात अपनी बीवी के साथ हमेशा बुरा बर्ताव जो किया उसने उसका बहुत पछतावा होता है। वो सुबह होते ही सबसे पहले अपनी बीवी, माँ और भाभी के लिए नाश्ता बनाता है। बीवी बच्चे के लिए कपड़े और उसके कंफर्ट के लिए चीजें लेकर आता है और हॉस्पिटल जाकर सबसे पहले अपनी बीवी से माफी मांगता है। नेहा, मुझे माफ कर दो, मैं कभी समझ ही नहीं सका तुम्हारी हालत। कल हॉस्पिटल में आकर जब मैंने यहाँ पर आदमियों को अपनी बीवी का इतना ख्याल रखते हुए देखा तो मुझे एहसास हुआ कि तुमने हमेशा कितना खुद को बेसहारा समझा होगा। मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। देखो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूँ, ये जरा पी लो, और बेबी, और तुम्हारे लिए कपड़े भी। कोई बात नहीं, देर से ही सही पर आपको एहसास तो हुआ कि घर की औरतें सिर्फ घर को संभालने के लिए नहीं होती। चलिए अब मुझे नाश्ता करवाइए। एक तरफ रवि को एहसास होता है और वो अपनी बीवी को नाश्ता करवाता है, तो वहीं घर पर अकेले विनोद और पवन घर संभाल रहे होते हैं। अरे सब के सब हॉस्पिटल जाकर बैठ गए हैं और ऊपर से रवि फोन करके कहता है कि मैं उसकी बीवी के लिए लंच में खिचड़ी बना दूं। अरे अब मैं घर में औरतों वाला काम करूं? पर पापा, घर में कोई नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा, और मैं कपड़े धो रहा हूं, जब तक आप बर्तन धोकर खाना बना लो। पवन इतना बोलकर कपड़े धोने के लिए बैठ जाता है और 2 घंटे तक कपड़े धोता रहता है। तो वहीं रसोई में खड़ा विनोद खाना बना रहा होता है और उससे सारा खाना जल जाता है। और तभी वहां मिठाई लेकर विवेक आता है। अरे ये क्या, जब तक घर में औरतें थी घर स्वर्ग जैसा लगता था। घर की औरतें क्या गई, आपने तो अपने घर को नरक बना डाला। बिना औरतों के लगता है आपका घर नहीं चल सकता। अब तुम जैसे गरीब हमें बताएंगे कि घर औरतों से चलेगा या आदमी से? तुम तो खुद अपनी बीवियों के पल्लू से बंधे रहते हो और घर की औरतों की कमाई खाते हो। अगर आपने अपने घर की औरतों का काम में हाथ बटाया होता तो आज आपकी ये हालत नहीं होती। और रही औरत की कमाई की बात, तो हमारे घर की औरतें मर्द से कम नहीं है। इतना बोलकर जब विवेक मिठाई देकर वहां से जाने लगता है, तभी वहां रवि आता है और विवेक को देख उससे कहता है, भाई तुम सही कह रहे हो और आज हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे अपनी बीवी के लिए खिचड़ी बनाकर ले जानी है। माँ और भाभी हॉस्पिटल में है, वो जब घर आएंगे तो काफी थक जाएंगे और हम लोगों को घर का कुछ काम नहीं आता। और मैं चाहता हूँ कि जब मेरी बीवी घर आई तो उसे थोड़ा स्पेशल फील हो। मैं इस आदमी की मदद नहीं लेने वाला। तुम्हारी जब माँ आएगी घर तो वो कर लेगी सारा काम। पापा, माँ 3 दिन तक घर नहीं आएंगी। डॉक्टर ने नेहा को ऑब्जर्वेशन में रखा है। कोई बात नहीं भाई, अभी मैं जाता हूं, जब जरूरत पड़े तब बुला लेना, जब तक खुद करो सब चीज। इतना बोलकर विवेक वहां से चला जाता है और रवि अपने बड़े भाई और पिता के साथ मिलकर घर के काम करता है, जिस वजह से सुबह से रात हो जाती है और वो लोग सही से सो नहीं पाते। और रवि जैसे तैसे अपनी बीवी के लिए खिचड़ी बनाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो वहीं निकिता घर जाकर आराम करती है और इस तरह सब कुछ दिनों तक विनोद और पवन घर की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि घर संभालना भी कोई आसान काम नहीं है। अरे भगवान, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। मैं तो परेशान हो गया हूँ। आज समझ में आया मुझे घर चलाना कोई मामूली बात नहीं है। ये लीजिए अंकल जी, आज मैंने आप सबके लिए खाना बना दिया है। आज आप सब घर में आराम कीजिएगा। अरे शुक्रिया बहू, हमारे कहने पर अपनी छोटी सी बेटी को छोड़कर तू हमारे लिए खाना लेकर आई। हमें माफ करना, आज तक हमने तेरे साथ दुर्व्यवहार किया। पर सही कहते हैं, बुरे समय में एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। शांति, जब तू यहाँ नहीं थी तो अंकिता बिटिया ने बहुत ख्याल रखा है हमारा। अब हमें समझ आ गया है कि घर में भी काफी सारी जिम्मेदारियां होती हैं और औरतें घर और बाहर दोनों संभाल सकती हैं, पर हम जैसे मर्द नहीं। उस दिन नेहा के अमीर ससुराल वालों को एहसास हो जाता है कि घर की औरतें खाली नहीं होती हैं। आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड थी। इन लोगों ने भी शादी का फंक्शन ओपन गार्डन में रखा। हॉल बुक कर लेते तो सही रहता। अब जैसे जिसकी करने की इच्छा, लेकिन शादी तो कमाल की थी, मजा आ गया। हम कब तक दूसरों की शादी में खाना खाएंगे? 5 भाई हैं मेरे, लेकिन सब कुंवारे हैं। भैया, क्या आप लोगों को शादी नहीं करनी? सन्यासी बनने का तो इरादा नहीं है आपका? श्वेता कह तो ठीक रही है। क्या इरादा है तुम 5 का? अगर कोई पसंद है तो बता दो, वरना हम लड़कियां देखना शुरू करते हैं।
नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस आजकल काम ही इतना है कि इसके बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। हाँ पापा, अगर ऐसी कोई बात होती तो हम कब का आपको बता देते। अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर 1-2 दिन में मैं भी पंडित जी से बात करके तुम पांचों के लिए लड़कियां देखती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम पांचों को एक ही घर की लड़कियां मिले, वरना एक एक की शादी करवाने में ही 3-4 साल गुजर जाएंगे। फाइनली भैया की शादी की बात तो चली ही, वरना जब तक ये लोग शादी नहीं करते मेरा तो नंबर ही नहीं आता। सभी लोग हंसने लगते हैं। वहीं कुछ दिनों में उर्मिला और कमलेश मिलकर अपने 5 बेटों के लिए रिश्ते देखना शुरू करते हैं और जल्द ही एक ही घर की 5 बेटियों का रिश्ता उनके बेटों के लिए मिलता है। ज्यादा देरी न करते हुए उर्मिला 1 महीने के अंदर ही अपने 5 बेटों की शादी कर देती है। मानना पड़ेगा उर्मिला बहन, बहू तो बिल्कुल तुम चुन कर लेकर आई हो। कितनी सुंदर बहू है तुम्हारी। माँ, आप जल्दी से भाभी का गृह प्रवेश करो ना, मुझे तो इस लहंगे में बहुत ठंड लग रही है। जल्दी से कपड़े चेंज करना है मुझे। कब खत्म होगी ये ठंड? ठंड तो वैसे भी बहुत है, तुम्हें भी शादी के जोड़े में ठंड लग रही होगी ना बहुओं। मैं जल्दी से सारी रस्में कर देती हूँ, फिर तुम लोग भी जाकर कपड़े बदल लेना। गृह प्रवेश की रस्म के बाद बाकी की सारी रस्में होती हैं और इसी में ही शादी का दिन गुजर जाता है। तकरीबन घड़ी में सुबह के 4 बजे होते हैं कि तभी गहरी नींद में सो रही श्वेता को अपने कमरे के बाहर से आवाज आने लगती है। ये बाहर से कैसी आवाज आ रही है? अभी तो बस सुबह के 4 बजे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई हॉल में चल फिर रहा है और सामान इधर उधर रख रहा है। जहां एक तरफ श्वेता बाहर से आ रही आवाज के चलते उठ जाती है तो वहीं दूसरी तरफ ये सुबह सुबह आवाज कैसी आ रही है? अभी तो सुबह के 4 बज रहे हैं। सुबह सुबह हॉल से आवाज कैसे आ सकती है? कहीं हमारे घर में कोई चोर तो नहीं घुस आया? उर्मिला इतना बोल ही रही होती है कि तभी उर्मिला, कमलेश, श्वेता और अपने अपने कमरे में सो रहे 5 भाइयों को हॉल से पूजा की आरती की आवाज आती है। हे भगवान, कभी किसी के चलने फिरने की आवाज आ रही है, कभी सामान इधर उधर रखने की, और अब आरती की। ये चोर भूत है या फिर कुछ और? सभी लोग जैसे ही अपने अपने कमरों से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि घर दरवाजा खुला हुआ है। अनामिका, शोभा भगवान की पूजा पाठ कर रही हैं। वहीं गुंजन, पायल और राखी तीनों सिर पर तौलिया लपेटे हुए आ रही हैं। ये सब क्या है? सुबह के 4 बजे हैं, ये तुम 5 क्या कर रही हो? अनामिका, शोभा बहू, ये कौन सा वक्त है पूजा करने का? और तुम तीनों क्या बाहर से नहा कर आई हो? माँ जी, हमारी माँ कहती हैं कि सुबह सुबह नहाकर और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, इसीलिए वो आज हम तीनों को उठने में थोड़ी देरी हो गई थी, वरना हम 5 तो हमेशा साथ में ही पूजा करती हैं। लेकिन भाभी, आप सब बाहर से क्यों आ रही हैं? जब घर में बाथरूम बना हुआ है तो आप बाहर वाले बाथरूम में नहाने के लिए क्यों गई? और वहां तो गीजर भी नहीं है, फिर आपने नहाया कैसे? वो हमें गर्म पानी से नहाने की आदत नहीं है। पहले नहाते थे, फिर धीरे धीरे हमने ठंडे पानी की आदत डाल ली। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? आप कोई मजाक तो नहीं कर रही हैं? यहाँ इतनी ठंड में हम पीने के लिए भी गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप सुबह 4 बजे ठंडे पानी से नहाने की बात कर रही हैं। अगर श्वेता तुम्हें यकीन नहीं है तो बाहर जाकर देख लो, अभी भी बाल्टी में ठंडा पानी ही भरा हुआ है। श्वेता जैसे ही बाहर आंगन में बने बाथरूम में जाती है तो वहां सच में ठंडा पानी रखा होता है। वहीं बाकी बहुएं अब जल्दी से पूजा करती हैं और नाश्ते की तैयारी में लग जाती हैं। जहां ये 5 बहुएं थोड़ी पुरानी सोच की थीं, वहीं उनके ससुराल वाले थोड़े मॉडर्न किस्म के थे। सुबह सुबह 4 बजे नहाना, पूजा पाठ करना इन सब के लिए काफी ज्यादा नया। शुरुआत के 2-4 दिन तो 5 बहू के ससुराल वाले उनसे कुछ नहीं कहते, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे अब उन्हें इन चीजों से परेशानी होने लगती है। जरा तौलिया लेकर तो आना, मैं लाना भूल गई। अभी लाई। माँ जी, बस 2 मिनट। सुबह सुबह ठंड में 4 बजे नहाने की इन 5 गवार भाभियों की आदत की वजह से हर रोज उनके ससुराल वालों को अपनी नींद खराब करके उठना पड़ रहा था। क्या मुसीबत है, रात को 2 बजे मैं अपनी सीरीज देखकर सोई थी, दोपहर तक सोऊंगी, लेकिन उनकी 4 बजे के नहाने के चक्कर में 4 बजे ही मेरी आंख खुल गई। हर रोज सुबह 4 बजे नहाने की आदत से घर में सभी लोग इन 5 से काफी परेशान थे। वहीं इन 5 की सुबह सुबह ठंड में नहाने की इस गवार हरकत के अलावा भी कई सारी गवार हरकतें थी। इस फ्रिज में तो बर्फ भी जमती है, देखो कितनी सारी बर्फ जमी है, और खाने में भी इन्हें कितना मजा आ रहा है। हम कहाँ पैसे खर्च करके ठंड में बर्फ खाते थे, लेकिन अब तो देखो हमें मुफ्त में ही ठंड में बर्फ खाने को मिल रही है। अनामिका, शोभा किचन में खड़ी होकर इस कड़कड़ाती सर्दी में बर्फ खा रही होती हैं कि तभी उर्मिला किचन में आती है और ये सब देखकर
अनामिका, तुम दोनों क्या कर रही हो? इतनी ठंड में बर्फ खा रही हो। बर्फ तुम चबा रही हो और दांत मेरे कपकपा रहे हैं। सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाती हो, ये क्या कम है जो अब बर्फ भी चबाने लग गई हो तुम? अरे माँ जी, ठंड में बर्फ खाने का अलग ही मजा है। आप भी खाकर देखिए, आपको भी बहुत पसंद आएगी। अपनी बहू को कचर कचर बर्फ खाता देख उर्मिला मुंह पर हाथ रखकर अपने कमरे में चली जाती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी पांचों बहुएं ठंडा ठंडा फ्रूट कस्टर्ड और चॉकलेट शेक लेकर आती हैं, जिसे देखकर, अरे तुम खाने में फ्रूट कस्टर्ड और चॉकलेट शेक लेकर क्यों आई हो? ये सर्दियों का मौसम है, गर्मियों का मौसम नहीं। तुम्हें क्या कोई दिमागी बीमारी है? एक तो तुम पांचों सुबह सुबह उठकर ठंड में ठंडा पानी से नहाती हो, साथ ही साथ पूरे घर में भी शोर शराबा करके रख देती हो, और अब खाने में भी हमें ये ठंडी चीजें खिला रही हो। हम तुम्हारे जितने गवार नहीं है। अरे इसमें गवार वाली क्या बात है? ये भी तो खाने पीने की चीज है, और ठंड में अगर ठंडी चीज नहीं खाई तो फिर क्या ही मजा। हम तो अपने मायके में अक्सर कड़कड़ाती सर्दी के मौसम में कुल्फी खाया करते थे। भाभी, आप लोग तो रहने ही दो। ना जाने माँ भी किन गंवार बहुओं को उठाकर ले आई हैं। ये तो पता था हमें कि आप कम पढ़े लिखे हो, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के साथ इतने गंवार हो, ये नहीं पता था। माँ, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। अपने ससुराल वालों से इतने ताने सुनने के बाद भी उन पांचों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां सुबह सुबह उठकर ठंड में नहाने के चक्कर में पांचों बहुएं घर में काफी शोर शराबा कर देती थी, वहीं कभी कभी तो पूरे फर्श पर ठंडे पानी से पोछा लगाकर पंखा चालू कर देती थी, जिससे बेचारे ससुराल वाले ठंड के मारे अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाते थे। ऐसे ही समय गुजरता रहता है, लेकिन पांचों गवार बहुओं की आदत में कोई सुधार नहीं आता। जहां पहले उनके ससुराल वाले ही परेशान थे, पड़ोसियों भी अब आए दिन सुबह सुबह के शोर शराबे से परेशान होकर उनकी पांचों बहू की अक्सर शिकायत लेकर आया करते थे। तुम पांचों ने तो नाक में दम करके रख दिया है। अरे आए दिन पड़ोसी शिकायत लेकर घर आने लगे हैं, जरा कुछ तो सोचो। खुद भी ठंड से परेशान होकर भाप ले रही हो, लेकिन फिर भी ठंडे पानी से नहाना है, वो भी सुबह 4 बजे उठकर। अच्छी, बस हल्का सा जुकाम है इसलिए हम लोग भाप ले रहे हैं, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। माँ जी, और पड़ोसियों से हमें क्या? वो अपने घर में कुछ करते हैं, हम थोड़ा जाकर उन्हें बोलते हैं। आइंदा आए तो हमें बता दीजिएगा, हम खुद उन्हें जवाब दे देंगे। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, एक दिन देखना, अपनी गंवार आदत से तुम पांचों बहुत पछताओगे। दिन गुजरते रहते हैं। ससुराल के लाख समझाने पर भी पांचों बहू की गंवार आदतों में कोई सुधार नहीं आता। हर रोज ठंडी चीज खाना, सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी में नहाना, वो भी इस कड़कड़ाती सर्दी में, इन पांचों बहू के लिए काफी भारी पड़ता है। अनामिका और शोभा के दिमाग की नसों में काफी बुरी तरह से ठंड बढ़ जाती है, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है। वो बाकी की तीनों बहुओं की भी हालत काफी खराब होती है। इन तीनों की हालत तो फिर भी कुछ दिनों में ठीक हो सकती है, लेकिन आपकी दोनों बड़ी बहू की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। अब तो बस इन्हें दुआ ही बचा सकती है। कई दिन के ट्रीटमेंट और मेडिसिन के बाद धीरे धीरे अनामिका और शोभा रिकवर करने लगती हैं। वहीं बाकी की तीनों बहुएं भी इस हाथों में ठीक हो जाती हैं, और इतने लंबे समय के बाद अब पांचों बहुएं पूरी तरह से ठीक होकर घर आती हैं। देखा बाबा, मैंने कहा था ना कि तुम पांचों अपनी आदत से बहुत पछताओगी। इतने समय तक तुम सबकी हालत कितनी खराब रही, वो तो भगवान का शुक्र है कि तुम में से किसी को कुछ नहीं हुआ। अगर हो जाता तो माँ बाप की कही हुई बातें मानना ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी बातों में आकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करने लग जाओ। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। भगवान ने एक बार मौका दिया है और ये मौका बार बार नहीं मिलता। माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। कसम से पहले आपकी बात हम मान लेते, हमने कुछ अच्छी कर्म किए होंगे जो हमें कुछ नहीं हुआ। अब से हम कभी भी ऐसे कोई गंवार हरकत नहीं करेंगे। आखिरकार पांचों बहू को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद अब वो पांचों आम लोगों की तरह ही गर्म पानी से नहाती हैं और अपनी सेहत का भी ध्यान रखती हैं।